हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टडी करेंगे फास्टा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल है जिसको यूज़ किया जाता है सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ब्लास्ट एंड इट्स प्रोग्रामिंग, कि ब्लास्ट को कैसे यूज़ किया जाता है सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए, मेनली फॉर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। ओके, ये इससे पहले वाली वीडियो में आपको इसकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे फास्टा। फास्टा क्या है, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर फिर कौन से इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द फास्टा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की, इस टूल की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फास्टा है वो आपके एक एब्रिविएशन है, किसके लिए? फास्ट ऑल। फास्ट ऑल, ठीक है। इसके लिए ये एक एब्रिविएशन है। मेनली जो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो रहेगी फास्ट अडप्टिव श्रिंकेज थ्रेशोल्ड एल्गोरिथम। ये इसकी फुल फॉर्म है, फास्ट अडप्टिव श्रिंकेज थ्रेशोल्ड एल्गोरिथम, और ये एक एब्रिविएशन का काम करता है फास्ट ऑल के लिए। एज कंपेयर टू ब्लास्ट, इट इज वेरी फास्ट टूल which is used for sequence alignment. Okay, first time इसको डेवलप किया गया था in 1985। टू साइंटिस्ट थे, डेविड जे लिपमैन एंड हमारे थे विलियम आर पियर्सन। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम फास्टा प्रोग्राम को डेवलप किया था। जो फास्टा प्रोग्राम है या जो टूल है, एक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है ये, जिसमें सीक्वेंसेस को क्या किया जाता है? अलाइन किया जाता है। सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है ये आपके पास, दैट टेक्स न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस एज इनपुट, एंड इनको वो कंपेयर करेगा किसके साथ? एंड कंपेयर्स इट विथ एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है। यही हमने किया था जब हमने ब्लास्ट को स्टडी किया था। वहां पर भी हमने सीक्वेंसेस ली थी, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस एज ए इनपुट की तरह या क्वेरी सीक्वेंस की तरह, और फाइनली उनको कंपेयर किया था हमने, जो भी हमारी सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं डेटाबेसेस के अंदर या एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस के साथ हमने क्या किया? उसका कंपैरिजन किया है। क्यों किया है ये कंपैरिजन? ताकि हमें उसके सिमिलर सीक्वेंस या हमें होमोलॉग्स जो हैं, होमोलोगस सीक्वेंसेस, इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं? सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोग्राम यूज किया जाएगा इस सीक्वेंस अलाइनमेंट पर्पस के लिए, वो कौन सा होगा? फास्टा प्रोग्राम होगा। जो फास्टा है वो एक प्राइमरी डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्च टूल भी आप इसको बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी सर्च टूल, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। ये एक प्रोसीडिंग की तरह ही यूज किया जाता है ब्लास्ट को प्रोसीड करते हुए फिर आपका फास्टा आ जाएगा, जिसको भी क्या किया जा रहा है? सीक्वेंस अलाइनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। यहां पर क्या होगा? जो फास्टा है वो क्या करता है? एक हैशिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, हैशिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो हैशिंग स्ट्रैटेजी होगी यहां पर, इसको क्यों यूज कर रहा है वो? ताकि जो स्ट्रेचेस हैं, स्ट्रेचेस किसके होंगे? जो भी आइडेंटिकल रेजिड्यूज होंगे। जब आप दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हो? स्ट्रेचेस को फाइंड आउट करते हैं, किसके? आइडेंटिकल रेजिड्यूज के, ठीक है, जिनकी लेंथ यहां पर रखी जाएगी के। यहां पर जो स्ट्रिंग है रेजिड्यूज का, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होगा रेजिड्यू का, जो कि जैसे हमने ब्लास्ट में डिस्कस किया था कि ब्लास्ट प्रोग्राम ने सबसे पहले क्या किया था? क्वेरी सीक्वेंस का ब्रेक डाउन कर दिया था स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वैसा ही रहेगा। वहां पर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को बोला गया था वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को एक टर्म यूज करेंगे, के टॉप्स या फिर टपल्स। किसको बोलते हैं? उस स्मॉलर फ्रेगमेंट को। और ये स्मॉलर फ्रेगमेंट किसका होगा? हमारी इनपुट सीक्वेंस का होगा, जिसको हम क्या करेंगे? डेटाबेस के सीक्वेंसेस के साथ अलाइन करेंगे, सर्च करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पर इस स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग ऑफ रेजिड्यूज को क्या बोला जाएगा? के टप या फिर टपल्स, ओके। अगर हम बात करें, हमारे पास अगर प्रोटीन सीक्वेंस है,
ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस है तो उसमें मेनली 2 रेजिड्यूज का आपका एक टपल होगा, ठीक है। अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस आप बोल सकते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो उसमें 6 रेजिड्यूज का आपका एक सिंगल टपल होगा। क्लियर? जैसे हमने वर्ड्स के लिए डिफाइन किया था, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या प्रोटीन सीक्वेंस है तो वर्ड्स कितने रेजिड्यूज का होगा, यहाँ पर भी के टप क्या होगा, जो भी टपल्स है, अगर प्रोटीन सीक्वेंस की बात करते हैं तो 2 रेजिड्यूज का होगा, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करते हैं तो 6 रेजिड्यूज का आपका एक टपल होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो फास्टा है उसकी वर्किंग कैसे होती है, हाउ फास्टा वर्क्स। हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। पहले मैं आपको बेसिक इसकी पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं स्टेप वाइज, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, वन बाय वन फिर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब फास्टा अलाइनमेंट करते हैं तो हम क्या, हमारा जो मेन फंक्शन होगा यहाँ पर प्रोग्राम का, वो क्या होगा, इन के टपल्स को या के टप्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम तो यही होगा, आइडेंटिफिकेशन करना है हमें, और बिटवीन 2 सीक्वेंसेस, दोनों सीक्वेंसेस के बीच में, ठीक है। और ये कैसे होगा, एक हैशिंग स्ट्रैटेजी की हेल्प से होगा सारा का सारा, ठीक है। हैशिंग स्ट्रैटेजी की हेल्प से होगा। जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे वर्क करती है, वो सेम ऐसे ही वर्क करेगी जैसे ब्लास्ट में हमने एक लुकअप टेबल क्रिएट की थी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक लुकअप टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें क्या होगा, हमारी जो सीक्वेंसेस होंगी, 1 सीक्वेंस, सीक्वेंस सेकंड, उसमें ये जैसे यहाँ पर हमारे प्रोटीन्स हैं, जिसकी भी सीक्वेंस हमने ली है वो उसके रेजिड्यूज आ जाएंगे। यहाँ पर ए बी सी डी जितने भी रेजिड्यूज होंगे वो आ जाएंगे। फिर उन पर्टिकुलर सीक्वेंस में उनकी पोजीशन क्या होगी, इन रेजिड्यूज की सीक्वेंस में क्या क्या पोजीशन है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एक लुकअप टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये लुकअप टेबल क्या शो करती है, पोजीशन ऑफ ईच टपल्स फॉर 2 सीक्वेंसेस अंडर कंसीडरेशन, ठीक है। पोजीशंस का पता चल जाएगा। और फाइनली हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, फिर एक ऑफसेट वैल्यूज यहाँ पर प्रोड्यूस करवाई जाएंगी। ऑफसेट वैल्यूज क्या होती है, ऑफसेट वैल्यू जो है क्या है, यहाँ पर पोजिशनल डिफरेंस होगा, पोजिशनल डिफरेंस होगा। और वो किसका होगा, उस एक पर्टिकुलर टपल का या एक पर्टिकुलर रेजिड्यू का, उसकी फर्स्ट सीक्वेंस में क्या पोजीशन है और उसकी सेकंड सीक्वेंस में क्या पोजीशन है। फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, सेकंड में जो उसकी पोजीशन होगी, फर्स्ट सीक्वेंस में उस सेम रेजिड्यू की, जैसे ए रेजिड्यू है, यहाँ पर उसकी पोजीशन क्या है, मान लीजिए 3 है, यहाँ पर सीक्वेंस 2 में वो कहाँ प्रेजेंट है, मान लो सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, तो आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट वैल्यू। और ये ऑफसेट वैल्यू क्या है, पोजिशनल डिफरेंस है उस रेजिड्यू का इन बोथ सीक्वेंसेस, ठीक है। अब जब हमें ऑफसेट वैल्यूज मिल गई हैं, फाइनली हम जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, इनसे इसके बाद जो जो सेम ऑफसेट वैल्यूज होंगी, ठीक है, उनको क्या करेगा, लिंक करना स्टार्ट करेगा। लिंक करके फाइनली आपके पास एक कंटेजियस आइडेंटिकल सीक्वेंस रीजन आ जाएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेच ऑफ डायगोनल। और ये जो स्ट्रेच होगा डायगोनल का, यहाँ पर जैसे हम ब्लास्ट में हमने कोई डायगोनल वाला हमने यूज नहीं किया था, ये एक 2D मैट्रिक्स यहाँ पर जनरेट होगी। जब आपके पास सारी ऑफसेट वैल्यूज आ जाएंगी, आपने क्या किया है, एक सेम ऑफसेट वैल्यूज के जितने भी हमारे पास रेजिड्यूज आए हैं उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर मिले। उसको अलाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, 2D मैट्रिक्स को डेवलप करवाते हैं, ठीक है। 2D मैट्रिक्स में क्या होगा, डिफरेंट दोनों जो सीक्वेंसेस होंगी उनके बीच में जहां जहां भी मैचेस होंगे वहां पर हमें क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है। डायगोनल्स मिलने के बाद अब हर एक रेजिड्यू का अपना अपना डायगोनल मिलेगा, ठीक है। ये डायगोनल्स में से हम क्या करेंगे, इसके फर्दर हम करेंगे कि जो भी हमारे बेस्ट या टॉप 10 जो हमारे डायगोनल्स होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उनसे उन डायगोनल्स को जो टॉप 10 थे उनसे एक सिंगल अलाइनमेंट में हमें स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी हाई सिमिलैरिटी रीजंस होंगे दोनों सीक्वेंसेस में, ये डायगोनल उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, जो डायगोनल्स हैं आपकी दोनों सीक्वेंसेस के बीच में, आप उसको हैशिंग स्टेप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो टॉप 10 रीजन्स होंगे विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ डायगोनल्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज हाई सिमिलैरिटी रीजन डायगोनल्स। ठीक है, ये क्या होंगे, हाई सिमिलैरिटी रीजन डायगोनल्स होंगे। फिर जो डायगोनल्स हैं इन रीजन्स में, उनकी स्कोरिंग की जाएगी, और वो जो स्कोरिंग है वो स्कोरिंग कैसे होगी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन या फिर स्कोरिंग मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, इन स्कोरिंग मैट्रिक्स को हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये मैट्रिक्स क्या करेंगी, इन डायगोनल्स को हाईएस्ट या स्कोर प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, जो हाई स्कोरिंग सेगमेंट्स हैं अलोंग सेम डायगोनल, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना, वो एक सिंगल अलाइनमेंट की फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर हाईएस्ट स्कोर वाला क्या करना है, हाईएस्ट स्कोर चाहिए, मींस आपको मैक्सिमम सिमिलैरिटी चाहिए उस सीक्वेंस की, या होमोलोगस होना चाहिए, उसके लिए अगर आपको ट्राई करना पड़े, कुछ गैप इंट्रोड्यूस करने पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सीक्वेंसेस में गैप्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ये गैप्स हैं ये क्या हैं, ये सीक्वेंस में कोई इंसर्जन कर सकते हैं, या कुछ वहां से डिलीशन कर सकते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं फर्दर एडिशंस करके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, गैप्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने उस सीक्वेंस में मैक्सिमम स्कोर को फाइंड आउट करने के लिए कोई सीक्वेंस या कोई रेजिड्यू एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिया, या एक दो रेजिड्यू वहां से हमने डिलीट कर दिए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंसर्जन डिलीशंस को इन ए सीक्वेंस, उसको हम बोलेंगे गैप, कि हमने गैप इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब हम गैप इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें एक सिंगल अलाइनमेंट में और मैक्सिमम स्कोर के साथ अलाइनमेंट मिले, तो इन गैप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए गैप पेनल्टी भी अप्लाई की जाती है। ठीक है, गैप पेनल्टी अप्लाई की जाएगी, और फाइनली जो स्कोर होगा गैप अलाइनमेंट का, उसको क्या किया जाएगा, रीस्कोरिंग की जाएगी उसकी। ठीक है, दोबारा से आप स्कोर्स प्रोवाइड करोगे। जब आपने सीक्वेंस में गैप को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद फिर से स्कोरिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे होगा। फाइनली अब आपके पास क्या आया, जो गैप्ड एलिमेंट आपके आए, ये जो रीस्कोरिंग की बात की गई है, जैसे गैप आपने इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पर गैप पेनल्टी भी लगी है उसके लिए, फिर दोबारा से स्कोरिंग भी करवाई गई है, इसको फिर फर्दर रिफाइन किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की हेल्प से। एक एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई की जाएगी, वो कौन सी होगी, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम, वाटरमैन एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है ये क्या करेगी, फर्दर इन गैप्स वाले रिजल्ट्स को, जो भी स्कोरिंग होगी, उनको फर्दर रिफाइन करेगी। ओके, फर्दर रिफाइनिंग के बाद फिर यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज की गई है वो है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम इस रिफाइनिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी। अब जो लास्ट स्टेप आएगी यहाँ पर, आपकी लास्ट जो स्टेप है उसमें क्या होगा, लास्ट स्टेप में फाइनली अब आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिकल एवोल्यूशन, स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएट करोगे आप उसको स्टैटिस्टिकली, मींस डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लास्ट में यूज किया था ई वैल्यूज को, एक्सपेक्टेड वैल्यूज को, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है, जिस वीडियो में मैंने ब्लास्ट को डिस्कस किया है, कि इस ई वैल्यूज की क्या यहाँ पर बेनिफिट होंगे स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ पर और भी बहुत सारे आपके ये जो स्कोरिंग है वो यूज हो सकते हैं स्कोरिंग के लिए, जैसे जेड स्कोर आप यूज कर सकते हैं, बिट स्कोर यहाँ पर यूज किया जा सकता है। इन सबको आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएट करने के लिए आपके सीक्वेंसेस को। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो हमने ये प्रोसीजर डिस्कस किया है इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से, जिसमें हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस यूज करेंगे, उसकी हेल्प से हम उसको स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं, ये है आपकी सीक्वेंस 1 और ये है आपकी सीक्वेंस 2। अब जो सीक्वेंस 1 है उसमें आपके जो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं वो है हमारे A, M,
PSDGL। सेकेंड सीक्वेंस ले लेते हैं हमारी, ये मान लेते हैं कि प्रोटीन सीक्वेंसेस हमने ली हैं, तो ये उसमें अमीनो एसिड रेजिड्यू है फर्स्ट सीक्वेंस में। जो सेकेंड सीक्वेंस है उसमें क्या होंगे आपके GPSD NAT, और आपको हर एक रेजिड्यू को दूसरे रेजिड्यू के बिलो आपको उसको प्लेस करना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर, क्योंकि हर एक रेजिड्यू यहाँ पर क्या करेगा, अलाइन करेगा। ये आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं। अब आपका जो मेन यहाँ पर जो सेकंड स्टेप थी, सेकंड, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना था, एक हैशिंग टेबल आपको जनरेट करवानी है। अब इसकी हेल्प से हैशिंग टेबल, अब आपको पता है कि जो हैशिंग टेबल है वो कैसे बनेगी। जैसे यहाँ पर हमारे अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे सीक्वेंस 1 में इन अमाइनो एसिड्स की क्या पोजीशन है, सीक्वेंस 2 में उस अमाइनो एसिड की क्या पोजीशन होगी, और फाइनली ऑफसेट वैल्यूज को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको ऑफसेट वैल्यू भी पता है, पोजीशनल डिफरेंस है, सीक्वेंस 1 में क्या पोजीशन होगी और सीक्वेंस 2 में क्या पोजीशन होगी, उसको हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगी, वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, ऑफसेट वैल्यू होगी। अब इसको फिल करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास अमाइनो एसिड, अब यहाँ पर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ABC, ऐसे A to G वाले ऑर्डर में, ADGLMNPS और T। अब चेक करेंगे कि जो A अमाइनो एसिड है आपका फर्स्ट सीक्वेंस में वो कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट सीक्वेंस में देख लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। सेकंड सीक्वेंस में A वाला जो अमाइनो एसिड है कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, कौन सी पोजीशन पे है, 6th पे है। तो अब इसका आप पोजीशनल डिफरेंस निकाल दीजिए, 1 - 6, 1 - 6 कितना हो गया, -5। तो ये हमारे A रेजिड्यू की क्या है, ऑफसेट वैल्यू है। ऐसे ही आप D के लिए सर्च कीजिए। D यहाँ पर आपका कौन सी पोजीशन पे है, 3, 4, 5, 5th पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 5th लिख लीजिए। सेकंड सीक्वेंस में D हमारा 4th पोजीशन पे है, और इसका डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपकी क्या बन गई, ऑफसेट वैल्यू बन गई। अब जो G रेजिड्यू है वो देखो यहाँ पर फर्स्ट सीक्वेंस में 6th पोजीशन पे है, सेकंड सीक्वेंस में फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। L को कीजिए, L उसमें 7th पोजीशन पे है, इसमें L है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई ऑफसेट वैल्यू नहीं आएगी। M की बात करते हैं, M आपका सेकंड पोजीशन पे है फर्स्ट सीक्वेंस में, सेकंड सीक्वेंस में आपका M नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोई ऑफसेट वैल्यू नहीं आएगी। अब N रेजिड्यू की बात करते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस में N रेजिड्यू नहीं है, ये इसमें 5th पोजीशन पे है, तो ये आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर P की बात करते हैं, P आपका कहाँ पर है, थर्ड पर है और सेकंड पर है, ऑफसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 2 = 1 हो जाएगी। S की बात करें तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा, ऑफसेट वैल्यू 1 आ जाएगी। T की बात करें तो हमारी फर्स्ट में T एब्सेंट है और इसमें 7th पोजीशन पे है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कोई ऑफसेट वैल्यू नहीं आएगी। अब थर्ड जो हमारी स्टेप होगी, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें वो रेजिड्यूज फाइंड आउट करने हैं जिनकी ऑफसेट वैल्यू क्या है, सिमिलर है, सेम ऑफसेट वैल्यूज वाले। अब हमारे पास ये हैं 1, 1, 1, 3 हमारे अमाइनो एसिड रेजिड्यू ऐसे हैं जिनकी सेम ऑफसेट वैल्यू। अब यहां से देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, D है, P है और S है। और सीक्वेंस में कैसे कैसे अरेंज हैं, 5, 3, 4 या फिर 4, 2, 3। अब एक प्रॉपर सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। फोर्थ सीक्वेंस में ये प्रेजेंट है हमारा 3, 4, 5, 3, 4, 5, और सेकेंड सीक्वेंस में हमारा प्रेजेंट है 2, 3, 4, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सीक्वेंसेस रख दी हैं, उनकी पोजीशंस रख दी हैं। अब हमें क्या होगा, यहां से पता चल जाएगा कि हमारा रेजिड्यू थर्ड नंबर पे P है, S है, D है, तो ये PSD, PSD ये आ गया हमारे पास, सेम ऑफसेट वाला रेजिड्यू आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एस्टैब्लिशमेंट करनी है अलाइनमेंट के लिए बिटवीन 2 सीक्वेंसेस। अब इन सीक्वेंसेस को हमें ऐसे अलाइन करना है कि हमारे ये जो हमारा एक मैच आया, सेम ऑफसेट वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सीक्वेंसेस ले ली फोर्थ स्टेप में। अब एस्टेब्लिशमेंट करेंगे हम अलाइनमेंट को 2 सीक्वेंसेस के बीच में। जैसे ये हमारी सीक्वेंस 1 है, ये हमारी सीक्वेंस 2 है, ठीक है। सीक्वेंस 1 में हमारे पास AMPSDGL। अगर
मैं यहाँ पर यही सीक्वेंस एज इट इज लिखूंगी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमें तो क्या करना है, PSD जो हमारी सेम ऑफसेट वैल्यू वाले हैं उनको एक साथ रखना है। एक साथ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये वाली जो है इसको हम क्या करें, एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू आगे शिफ्ट कर दे। जैसे ए की जगह हमने क्या किया, एक गैप इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने G रख दिया। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा NAT, यहाँ पर भी एक गैप इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर मैच मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा K-टप है। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके पास ये सब आ जाएंगे, जो प्रोसीजर है K-टप आइडेंटिफिकेशन का, अब वो क्या यूज कर रहा है, हैशिंग स्ट्रेटेजी बाय फास्टा प्रोग्राम, ठीक है। जो आइडेंटिकल ऑफसेट वैल्यूज हैं बिटवीन रेजिड्यूज ऑफ टू सीक्वेंसेस, वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ K-टप्स, ठीक है। ये बनने के बाद अब हमने जब बताया था, डिस्कस किया था हमने कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ डायगोनल्स भी बनेंगे, ठीक है। 2D मैट्रिक्स आएगी, वो 2D मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे। 2D मैट्रिक्स मींस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारी एक सीक्वेंस यहाँ पर होगी और एक सीक्वेंस यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, ठीक है। जब हम ये टपल्स को मैच करवाते हैं या रेजिड्यू टू रेजिड्यू मैच करते हैं, जहां जहां भी मैच होगा वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये डायगोनल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये डायगोनल्स आएंगे, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इनमें से जो टॉप 10 डायगोनल्स होंगे उनका हम सिलेक्शन करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट सीक्वेंस है, यहाँ पर आपकी सेकंड सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, टॉप 10 डायगोनल्स को आप सिलेक्ट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 9 और 10, ये हमने टॉप 10 सेलेक्ट कर लिए। टॉप 10 सेलेक्ट करने के बाद अब हमें देखना है इन टॉप 10 रेजिड्यूज को कि हम कैसे अलाइन करें। अलाइन करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारी 2D मैट्रिक्स है और हम इसको अलाइन करने के लिए हम क्या करें, कुछ गैप्स को इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। ऐसे डॉटेड डॉटेड जो लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि थोड़ा सा अगर गैप इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या मिला, एक सिंगल अलाइनमेंट की फॉर्म में आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब इससे पता चल रहा है कि हाईएस्ट स्कोरिंग रीजन होगा सिंगल अलाइनमेंट की फॉर्म में, ये आपको क्या दे देगा, एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जो कि क्या होगी, हाईएस्ट स्कोरिंग मीन्स जो सिमिलैरिटी या शो करेगी, हाईएस्ट सिमिलैरिटी शो करेगी आपकी डेटाबेस सीक्वेंस के साथ, वो आ जाएगा आपका इस फॉर्म में रिजल्ट। क्लियर है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने ब्लास्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, फास्टा के वेरिएंट्स आएंगे, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे इसके भी। जैसे फर्स्ट हमारे पास है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स, हम जैसे हमने ब्लास्ट में डिस्कस किया था, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन, ऐसे ही फास्टा के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे सबसे पहला है फास्ट एक्स। इसमें क्या करता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारी क्वेरी सीक्वेंस और यहाँ पर लिख लेते हैं डेटाबेस, जिसके साथ ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। जो फास्ट एक्स है वहां पर आपके क्या होगा, ये क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स ए डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, ट्रांसलेट करेगा डीएनए सीक्वेंस को और फिर उस ट्रांसलेटेड डीएनए सीक्वेंस को यूज करेगा, ठीक है। ये ट्रांसलेटेड होगी और इसको यूज किया जाएगा एज ए क्वेरी सीक्वेंस और सर्चिंग की जाएगी फाइनली प्रोटीन डेटाबेस के अंदर। क्लियर। सेकंड है हमारे पास फास्ट एफ प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है जो यहां पर मिक्स्ड पेप्टाइड सीक्वेंसेस होंगी और डेटाबेस क्या होगा, अगेंस्ट ए प्रोटीन और ट्रांसलेटेड, या तो प्रोटीन का होगा या फिर ट्रांसलेटेड डीएनए डेटाबेस होगा, उसके साथ यहां पर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है फास्ट एस। जो फास्ट एस है वो क्या करता है, कंपेयर करता है कौन से सीक्वेंसेस को, यहां पर सेट होगा हमारे पास, सेट ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और किसके साथ करेगा, ये सेम प्रोटीन या फिर ट्रांसलेटेड डीएनए डेटाबेस के साथ,
ठीक है, बस डिफरेंस ये रहेगा, यहाँ पर आपके शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स का सेट रहेगा, यहाँ पर मिक्स्ड पेप्टाइड सीक्वेंसेस रहेंगी। अब जो इसके बाद नेक्स्ट है वो है यहाँ पर टी फास्ट एक्स, टी फास्ट एक्स। अब इसमें क्या होता है, कंपेयर करते हैं प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस को। यहाँ पर क्वेरी सीक्वेंस किसकी होगी, प्रोटीन्स की होगी, और इसको कंपेयर किया जाएगा जो भी ट्रांसलेटेड आपके पास डीएनए डेटाबेस होगा। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन होगा। ये हैं डिफरेंट वेरिएंट्स भी आप बोल सकते हैं, या डिफरेंट प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं फास्टा के। फास्ट एक्स है, फास्ट एफ है, फास्ट एस है, टी फास्ट एक्स है, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है सीक्वेंसेस, क्वेरी सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर डेटाबेस में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद अब जब हमारे पास कंप्लीट अलाइनमेंट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं। फाइनल होगा जो हमारे पास यहाँ पर वो होगा स्टैटिस्टिकल जो इवैल्यूएशन आप करते हैं। ठीक है, या उसका हम सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए जो वैल्यूज यूज होंगी यहाँ पर, एक तो जो मैंने आपको इससे पहले बताया ए वैल्यूज होंगी। ठीक है, सेकंड यहाँ पर बिट स्कोर यूज होगा। थर्ड जो यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंट आया है एज कंपेयर टू ब्लास्ट, वो है जेड स्कोर। जेड स्कोरिंग यहाँ पर यूज होगी। जो जेड स्कोर है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, फ्रॉम मीन स्कोर, फ्रॉम मीन नहीं, मीन स्कोर जो वहां पर निकलेगा। ठीक है, उससे कितने स्टैंडर्ड डेविएशन ये शो करता है जब हम क्या करते हैं, डेटाबेस में सर्च करते हैं, फॉर डेटाबेस सर्च। तो जेड स्कोर क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन स्कोर फॉर डेटाबेस सर्चिंग। ठीक है, इफ अगर यहाँ पर हम बात करें जेड स्कोर की, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, एक स्कोर होगा जो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि सीक्वेंसेस होमोलोगस हैं या सिमिलर हैं या एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हैं। तो वो अब डिस्कस कर लेते हैं। इफ जेड स्कोर इज ग्रेटर देन 15, अगर जेड स्कोर क्या है, ग्रेटर देन 15 है, मीन्स 15 से ज्यादा है, तो जो मैच यहाँ पर आएगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये पता चल गया हमें, जब हमने स्कोरिंग किया हमारे पास एक स्कोर आया, हमने क्या किया, जेड स्कोर की हेल्प से फाइंड आउट किया कि अगर हमारा वो जो मीन स्कोर है ग्रेटर देन 15 आता है तो जो हमारा मैच होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट होगा। अब अगर हमारा यही स्कोर 5 to 15 के बीच में आता है तो हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस पेयर जो होगा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाईली प्रोबेबल होमोलॉग्स। वो क्या होंगे, हमारे होमोलॉग्स होंगे। फिर थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये लेस देन 5 है आपके जेड स्कोर की वैल्यू, तो जो रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्क्राइब्ड होगा वो क्या होगा, लेस सर्टेन, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि वो सिमिलर है नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो थे कुछ स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएट करने के कुछ प्रोग्राम्स, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट मैच है नहीं है, नियर बाय है या एक्सट्रीमली मैच करता है, होमोलॉग्स है, वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। जो फास्टा है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। देखो, सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो आपको पता ही है कि ये क्या है, सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। क्या करता है, जो रीजन है सिमिलैरिटीज के उनको आइडेंटिफाई करता है, रीजंस ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, क्लियर। दिस इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग कंजर्व्ड रीजन्स इन डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस में जितने भी कंजर्व्ड रीजन्स होंगे उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सेकंड जो है, फास्टर सीक्वेंसेस कैन बी यूज्ड टू सर्च लार्ज डेटाबेस ऑफ सीक्वेंसेस टू फाइंड मैच टू ए गिवन क्वेरी सीक्वेंस, कि वो कितना मैच करती है, उस मैच को फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फास्टा को यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन, आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो। फाइलोजेनेटिक ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी फास्टा हेल्पफुल है। अगर फाइलोजेनेटिक ट्रीज आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो मीन्स आप एवोल्यूशनरी स्टडी भी इजीली कर सकते हैं।
एवोल्यूशनरी स्टडी के लिए भी हम फास्टा प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप फास्टा जो प्रोग्राम है आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।